बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन का, जिसमें हमने पहले जो है ऑक्सीडेशन पढ़ी है ओलेफिन की। अब हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड की जब हम एरोमेटिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो मोस्टली जो है वो अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर देता है। और अगर उसके सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हम देखें तो हमने फिनॉल के बारे में पढ़ा था, जिसमें फिनॉल जो था उसमें रायल ऑक्सी रेडिकल बनते हैं जो कि आपस में डाइमराइज होकर ऑर्थो पोजीशन पैरा ऑर्थो और पैरा पोजीशन और ऑर्थो पैरा पोजीशन से आपस में डाइमराइज हो जाते हैं। इससे बहुत सी सिंथेसिस होती है, जिसमें प्यूमरल कीटोन की हमने सिंथेसिस पढ़ी थी और यूसेनिक एसिड की सिंथेसिस पढ़ी थी। हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जो है उसमें है एरोमेटिक एनिलीन जो है वो कैसे ऑक्सीडाइज होती है। कि एरोमेटिक एनिलीन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं थ्रू सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये पैरा बेंजोक्विनोन में चेंज हो जाता है। इसी तरह जो इंडस्ट्रियली अगर हम एनिलीन की ऑक्सीडेशन करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास पैरा बेंजोक्विनोन आता है। कि इंडस्ट्रियली हम जो है पैरा बेंजोक्विनोन जो है वो एनिलीन के ऑक्सीडेशन से हासिल करते हैं। इसी तरह अगर जब हमारे पास ऑर्थो पैरा डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल हो आल्सो मतलब हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं थ्रू मेटल्स के। जब हम मेटल यहाँ पे आयरन हमने यूज़ किया है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम डाईहाइड्रोक्सी जो है डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन जो है हाइड्रोक्सिक फिनॉन जो है उसकी हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं थ्रू मेटल एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं, तो हमारे पास बेंजोक्विनोन आता है। ठीक है। ऑर्थो बेंजोक्विनोन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कैटाकोल। कैटाकोल एक्चुअली क्या होता है कि ये डाईफिनॉल ही है, डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल ही है। इसमें जो है ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है। इसमें जो है सिल्वर ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारे पास ऑर्थो बेंजोक्विनोन आ जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास अमाइनोफिनॉल है कि अमाइनोफिनॉल के ऑर्थो अमाइनोफिनॉल हमारे पास है, तो उसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, तो भी हमारे पास जो है 1,2 नेफ्थोक्विनोन आता है कि ऑर्थोक्विनोन ही हासिल होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन जो है ऑफ सैचुरेटेड कार्बन CH ग्रुप। कि CH ग्रुप की ऑक्सीडेशन, सैचुरेटेड CH ग्रुप की ऑक्सीडेशन जो है वो कैसे होती है। ये तो हमने पहले देखा है कि एलिलिक और एराइलिक जो है हाइड्रोकार्बन जो हैं उनके थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो है ऑक्सीडेशन होती है। इसमें ये आपको सामने दिखाया होगा कि एराइल की ऑक्सीडेशन कैसे रेडिकल बनता है, और बेंजोइल अल्कोहल जो है बेंजल जो है उसका कैसे रेडिकल बनता है, और वो क्यों रेडिकल के थ्रू होती है, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज होता है और ये रेजोनेटिंग थ्रू डीलोकलाइजेशन के ये अपने आप को स्टेबलाइज कर देता है। अब इसमें जब हम क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेपर फेज, तो क्या होता है कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आता है। कि मतलब कि जब हम टॉलिन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आता है, जिसमें हमारे पास बेंजल कलर अल्कोहल आता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है और बेंजोइक एसिड आता है। मीन कि पहला जो है पहले जब इसकी क्लोरीनेशन होती है तो बेंजाइल क्लोराइड बनता है, बेंजल क्लोराइड बनता है और बेंजीन ट्राइक्लोराइड बनता है, बेंजो ट्राइक्लोराइड बनता है। ये आपके सामने है कि मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास बेंजल अल्कोहल बन जाता है। जब हम बेंजल क्लोराइड मतलब CHCl2 जब 2 क्लोरीन लगे हुए तो जब हम उसकी ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड होता है। जब हमारे पास बेंजो ट्राइक्लोराइड हो उसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास जो है वो बेंजोइक एसिड आता है। इसका मैकेनिज्म आपके सामने है, ये आपने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है रेडिकल में चेंज होता है और फिर ये रेडिकल जो है टॉल्वीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना देता है और दूसरा बेंजल रेडिकल बना देता है। ये बेंजल रेडिकल अदर मॉलिक्यूल जो है क्लोरो रेडिकल का उसके साथ मिलकर बेंजल क्लोराइड बना देता है। ये बेंजल क्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजल अल्कोहल हमारे पास आती है। इसी तरह जो है जब इसको नेक्स्ट आगे बेंजल
क्लोराइड को जो है ये फर्दर इसकी जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू क्लोरीनेशन हो तो ये बेंजल क्लोराइड में चेंज होता है। ये बेंजल क्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस करें तो एल्डिहाइड आ जाता है। इसी तरह जब बेंजल क्लोराइड की फर्दर चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन के थ्रू क्लोरो रेडिकल के साथ मिले और ये इसको किस में चेंज किया जाता है, बेंजो ट्राइक्लोराइड में चेंज किया जाता है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास बेंजोइक एसिड आता है। मीन के जब हम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन करते हैं थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आते हैं कि इसको हम सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब कि इससे हमारे पास जो इस मेथड के थ्रू जो है हमारे पास मैनी टाइप्स के प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको हम सेपरेट आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इसकी बजाय हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज़ करते हैं सल्फोराइल क्लोराइड यूज़ करते हैं। सल्फोराइल क्लोराइड जो है इसमें जो है हमारे पास डिज़ायर प्रोडक्ट हम अपना हासिल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको इनिशिएट करने के लिए हमें डाइबेंजोइल परऑक्साइड की ज़रूरत होती है कि डाइबेंजोइल परऑक्साइड एज ए इनिशिएटर यूज़ होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डाइबेंजोइल परऑक्साइड जो है पहले टॉलिन के साथ रिएक्ट करके बेंजल रेडिकल बना देता है। ये बेंजल रेडिकल फिर जो है सल्फोराइल क्लोराइड के साथ मिलता है और फिर जो है क्लोरो रेडिकल बन जाता है। क्लोरो रेडिकल फिर फर्दर इसकी चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन के थ्रू जो है बेंजल क्लोराइड बनाते हैं और फिर ये बेंजल क्लोराइड दोबारा सल्फोराइल क्लोराइड के साथ मिलकर बेंजल क्लोराइड बन जाता है और इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल आता है। तो मतलब सिंगल प्रोडक्ट 83% ये आता है, बाकी सारे प्रोडक्ट बहुत माइन्यूट से बनते हैं। इस तरह हम जो है डिज़ायर प्रोडक्ट अपना ले सकते हैं। इसी तरह जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट अगर हम यूज़ करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डाइल्यूट फॉर्म में भी अगर हम यूज़ करते हैं तो टॉल्यूइन को ये किसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देता है। ठीक है। इसी तरह कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ऑर्डोज़ाइलिन को जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं थ्रू कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो हमारे पास ऑर्थोटॉलिक एसिड आता है। मीन के ऑर्थो पोजीशन पे जो है टॉल्यूइन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाता है। इसी तरह निकोटीन जो है हमारे सामने है, उसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं थ्रू नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस इन द 70 डिग्री टेम्परेचर तो ये निकोटीनिक एसिड में चेंज हो जाता है। इंडस्ट्रियली बेंजोइक एसिड जो है वो इसी टॉल्यूइन की ऑक्सीडेशन से ही हमारे पास आता है। ये एरियल ऑक्सीडेशन होती है। इसमें हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो टॉल्यूइन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है कि मतलब टॉल्यूइन की ऑक्सीडेशन से हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ये इंडस्ट्रियली हम मोस्टली ये वाला मेथड यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बो CH बॉन्ड CH कंपाउंड ग्रुप्स। अब इसमें जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है मेथड जो है वो है थ्रू क्रोमाइल क्लोराइड के थ्रू जब हम टॉल्यूइन की ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड तो हमारे पास जो है एल्डिहाइड बनता है। ठीक है कि हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड बनता है। इसमें जो है 24 से 45 डिग्री टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि क्रोमाइल क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जब हम इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं विद वाटर तो एल्डिहाइड हमारे पास आता है। एल्डिहाइड रैपिड अगर हम इसको इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि हमें फ़ौरन इसको डिस्टिलेशन करनी पड़ती है या एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, अदरवाइज एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चेंज हो सकता है। ये इसका मैकेनिज्म है। इसमें क्या है देखें, क्रोमाइल क्लोराइड क्या करता है कि फ्री रेडिकल ही बनता है। इसमें भी बेंजल रेडिकल बनता है, क्रोमाइल क्लोराइड रेडिकल बनता है। ये दोनों आपस में मिलके हैं और फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो सेकंड CH जो है बेंजल का वो निकालता है, फिर उसका रेडिकल बनता है। इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है। दो मॉलिक्यूल क्रोमाइल क्लोराइड के इसके साथ मिलते हैं और फिर जो है जब उसकी वाटर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कैसे एक एल्डिहाइड में चेंज होता है। ये आपके सामने इसका मेथड है कि कैसे ये आपका एरोमेटिक जो है
एरो जो है वो शो करवा रहे हैं कि कैसा मैकेनिज्म एक्चुअली होता है कि क्रोमाइल क्लोराइड का ऑक्सीजन यहाँ जाता है और दूसरा ऑक्सीजन क्रोमाइल के साथ निकल जाता है और यहाँ पे क्रोमियम क्लोराइड आपके पास आ जाता है और दूसरा जो है आप क्रोमियम एसिड आ जाता है और साथ में आपके पास एल्डिहाइड बन जाता है। सेकंड जो है मेथड कि जिसमें टॉल्वीन को हम किस में चेंज करते हैं, एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, वो है क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड की मौजूदगी में। कि क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस पहला था क्रोमाइल क्लोराइड के थ्रू हमने उसको टॉल्वीन की जो है ऑक्सीडेशन की तो एल्डिहाइड बना। दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा जो है उसमें हम यूज़ करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो है क्या आता है, एल्डिहाइड आ जाता है। ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट विद क्रोमियम ऑक्साइड इन द मिक्सचर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसिटिक एसिड एट लो टेम्परेचर। जैसे ही एल्डिहाइड बनता है ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है दोबारा जिम डाई एसीटेट में, विच इज़ स्टेबल टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये स्टेबल होते हैं, इसको हम दोबारा क्या कहते हैं आइसोलेट करके रिकन्वर्ट कर लेते हैं एल्डिहाइड में थ्रू एसिटिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसमें ये इसका आगे मैकेनिज्म है। देखें पैरा नाइट्रोटॉल्वीन हमने लिया है क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड का मिक्सचर, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो हमारे पास जो है एल्डिहाइड बन जाता है। ये एल्डिहाइड फर्दर जो है ऑक्सीडेशन होकर डाई एसीटेट जिम डाई एसीटेट बना देता है। जब हम जिम डाई एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड आता है। कि ये आपके पास मैकेनिज्म है कि एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे इसके साथ मिलता है कि दो हाइड्रोजन जो हैं टॉल्वीन के दो हाइड्रोजन जो हैं वो सेम उसी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू निकलते हैं और दो एसीटेट ग्रुप उसके साथ आके लग जाते हैं। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास जो है एल्डिहाइड बन जाता है। तीसरा हमारा पास है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो है पैरा नाइट्रोसो डाईमिथाइल एनिलीन। ठीक है, नाइट्रोसो डाईमिथाइल एनिलीन। अब इसमें जो है इसमें मोस्टली जो है हम ऐसे टॉल्वीन जो है एक्टिवेटेड कंपाउंड मतलब टॉल्वीन के साथ एक्टिवेटेड ग्रुप लगे होने चाहिए, मीन के वो एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप होना चाहिए टॉल्वीन का, तब रिएक्शन इसके साथ होगा। ये कैसे हो सकता है कि जब टॉल्वीन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो उसको क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, जब मिथाइल एक्टिवेट होगा तो ही ये रिएक्शन इसके साथ पैरा नाइट्रोसो डाईमिथाइल एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर हमारे पास जो है एल्डिहाइड आ जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म में देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि डाईमिथाइल पैरा नाइट्रोसो डाईमिथाइल एनिलीन जो है इसका एनिलीन का जो लॉन पेयर है वो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है और इस तरह उसके ऊपर बेंजल एनाइन बन जाता है और ये एनाइन जब है नाइट्रोस ऑक्साइड के ऊपर अटैक करता है और इस तरह उसके करने से उससे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, शिफ्ट बेस बन जाती है। शिफ्ट बेस में सी डबल बॉन्ड एन जो है की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसको हम शिफ्ट बेस कहते हैं, एसोमिथाइल लिंकेज भी कहते हैं। सी डबल बॉन्ड एन जो है ये हमारे पास शिफ्ट बेस का फॉर्मेशन है। फिर इसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। आप देखें ये आपके सामने है और फिर जो है उसमें जो है वाटर रिमूव हो जाता है और हमारे पास जो है एल्डिहाइड बन जाता है। ये इसका मेन मैकेनिज्म है, ये आपके सामने है। ठीक है, इसमें अगर देखें अगर कोई प्रॉब्लम हो मैकेनिज्म में, आप देखें कि कार्बन एनिलीन का जो है डाईमिथाइल एनिलीन का जो है लोन पेयर वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है। इस तरह उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो है नेगेटिव चार्ज वो नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आता है तो नाइट्रोजन जो है एनिलीन वाला प्रोटॉन है वो वहाँ से रिमूव होकर OH के साथ जाके लग जाता है और इस तरह वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो हमारे पास C डबल बॉन्ड N आ जाती है जो कि शिफ्ट बेस है। ठीक है, जब फिर इसमें हम वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, ठीक है, और वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वहाँ से प्रोटॉन रिमूव होकर जाके वो नाइट्रोजन के साथ लग जाता है और इसी तरह जो है फिर सेकंड प्रोटॉन जो है वाटर का वो भी निकलता है और एल्डिहाइड बन जाता है और यहाँ से नाइट्रो ग्रुप को जो है वो रिमूव कर देता है। इस तरह एनिलीन बन जाता है और साथ जो है हमारे पास
एल्डिहाइड आ जाता है, जो कि हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, उसमें आप का सेशन रखेंगे, जिसमें आप टाइमिंग होगी तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसमें मैं आपके साथ आपको उसके क्वेश्चन के आंसर दूँगी और फिर आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।